जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, यदि आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का पेपर 1 जिसका पेपर कोड है EDU 301 का एग्जाम होने वाला है, जिसका पेपर का नाम है माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो बहुत ही अच्छी वीडियो को आपने चूज़ किया है। 2023-24 शास्त्र का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। तो 2024-25 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2026 एग्जाम के लिए भी यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वीडियो को आपने चूज़ किया है। और आप लोग मुझे पहली बार देखना है या फिर पुरानी है, तो आप लोग जान लीजिए कि बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है, ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, पेपर कोड आप लोग देख सकते हैं EDU 301 है। पेपर का नाम भी दे सकते हैं, 2023-24 शास्त्र का एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जो पहला ही प्रश्न है आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। इसमें आपको 3 प्रश्न मिलेंगे जो आपके मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम के बाद जैसे 7 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, मैंने दिखाना भूल गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7 दिसंबर 2024 को आप लोगों का एग्जाम है। तो 7 तारीख के बाद एग्जाम जब हो जाएगा, तो अगर आप आंसर की पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, मैं आपको एजुकेशन का आंसर की दे दूंगा, दोनों पेपर का। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मोस्टली आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्लासेस पढ़े हैं आप लोग, वो भी देख सकते हैं। 10 महीने पहले ही मैंने पढ़ाया था बीए फिफ्थ सेमेस्टर का। प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज्वाइन कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जा करके सारे क्लासेस आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही ध्यान से देखना है। देखें, ई पाठशाला का विकास किया गया था। ई पाठशाला का विकास CIET के द्वारा, NCERT के द्वारा और MHRD के द्वारा, इन तीनों लोगों ने मिल करके ऑल ऑफ एबव यानी इन सभी ने मिलकर ई पाठशाला का विकास किया था। तो सर जी इनका फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि इनका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्टली NCERT का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। NCERT का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इंग्लिश में इसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, CIET का फुल फॉर्म पूछता है तो याद रखिएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तों केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, और आपका जो MHRD है इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और इंग्लिश में इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताने का प्रयास करें। बिल्कुल, देखें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है पहले का, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं कुछ आपको और बता देता हूँ। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर किया था। देखिए, ई पाठशाला एक निःशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों यानी जो माता पिता हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, या फिर जो शोधकर्ता होते हैं, इन सभी के लिए शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच प्रदान करता है ई पाठशाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और संसाधनों में शामिल क्या होते हैं, पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो वीडियो, पत्रिकाएँ, मुद्रित और गैर मुद्रित सामग्री और ई पुस्तकें भी शामिल होती हैं ई पाठशाला में। ठीक है, चलें दूसरा प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे हंसा मेहता, डॉक्टर राधाकृष्णन, दुर्गाबाई देशमुख या जाकिर हुसैन। तो दुर्गाबाई देशमुख आपकी राष्ट्रीय महिला शिक्षा की अध्यक्ष थी। सी ऑप्शन आपका राइट है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो आप लोगों का NCEE है, ठीक है, NCEE है यानी NCEE, इसका फुल फॉर्म पूछता है NCEE, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा नेशनल कमिटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन। ठीक है, NCEE। और इसका आपका स्थापना वर्ष भी पूछता है, तो ध्यान रखेंगे 1958। ठीक है, NCEE का आपका संस्थापना वर्ष है 1958, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपका अपना ही चैनल है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि पर्सनली बीए सेमेस्टर वाला दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराता है। ठीक है, आपके पेपर 1 पेपर 2 के दोनों के मैंने लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके आप लोग सारे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, वैश्वीकरण को किन कारकों ने बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण को, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को किन कारकों ने बढ़ावा दिया है, तो ध्यान रखेंगे उत्पादन का एकीकरण है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रोस प्रॉफिट है, सकल लाभ का एकीकरण है, और
इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स है, ठीक है, बाजारों का एकीकरण। ये सभी क्या है, ये सभी ग्लोबलाइजेशन के कारण है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपको क्या पूछा गया है। देखिए, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ? तो ध्यान रखेंगे, ये वही पूछा है, नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ठीक है, NCWE, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, और इसकी अध्यक्ष कौन थी, अभी ऊपर आपने पढ़ा है, दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं, आपका क्या पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अभिक्रमिक अनुदेशन का एक मूलभूत सिद्धांत नहीं है? बताने का प्रयास करेंगे कौन सा नहीं है। बिल्कुल, देखें, त्वरित पुनर्प्राप्ति का सिद्धांत जो है ये आपका अभिक्रमिक अनुदेशन का एक मूलभूत सिद्धांत नहीं है। बाकी अभिक्रमिक अनुदेशन के जो मूलभूत सिद्धांत है, तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत है, स्वगति का सिद्धांत है और सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, ये तीनों क्रमिक अनुदेशन का मूलभूत सिद्धांत है, लेकिन त्वरित पुनर्प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, पांचवे का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है? तो ये अनुच्छेद 21A के अंतर्गत लाया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है, छठवें का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। इस अधिकार को लागू करने के लिए 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE पारित किया गया था, ठीक है। चलें, इसमें अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, वनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है? प्रयागराज जिला में, टोंक जिला में, दिल्ली जिला में या फिर कोलकाता में? बताने का प्रयास करेंगे। तो वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है, सातवीं का। देखिए कभी कभी टोंक जिला नहीं देता है, राजस्थान लिख करके देता है ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा, वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में? टोंक जिले में। चलिए आठवां प्रश्न है, इंटरनेट शब्दावली में IP का क्या अर्थ है? बताने का प्रयास करेंगे IP का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, आठवें का। अगला प्रश्न देखिएगा, नवा प्रश्न पूछा है, पर्यावरण का घटक है, भौतिक घटक है, ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट है यानी जैविक घटक है, सोशल कंपोनेंट है यानी सामाजिक घटक है। तो पर्यावरण इन तीनों का घटक होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो जो स्कैनर है ये क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस आपका नहीं है, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं, आपका क्या पूछा गया है। 11 नंबर प्रश्न है, शिक्षण मशीन के प्रतिपादक थे। तो देखिए स्किनर और प्रेसी ये दोनों लोगों ने शिक्षण मशीन बनाए थे, लेकिन सबसे फेमस जो हुआ था BF स्किनर का शिक्षण मशीन फेमस ज़्यादा हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपको क्या पूछा गया है। चलें अगला प्रश्न है आपका, ध्यान देंगे आप लोग, ईमेल शब्द का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। सी ऑप्शन राइट है आपका, 12वें का। चले अगला प्रश्न देखिएगा, क्या पूछा गया है, सुदूर स्थानों तक सूचना को तुरंत स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए? डाटा, IT, भाषा या दूरसंचार? टेलीकम्युनिकेशन कहलाती है, ठीक है, यानी दूरसंचार कहलाती है। 13 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं, आपका क्या पूछा गया है। नॉर्मन ए क्राउडर ने निम्न में से क्या विकसित किया था? तो ब्रांचिंग प्रोग्रामेड लर्निंग यानी साखी अभिक्रमित अधिगम को इन्होंने विकसित किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, निम्न में से कौन कठोर उपागम में प्रयुक्त होने वाली सामग्री नहीं है?
तो देखें जो ब्लैक बोर्ड पर लिखित सामग्री होती है ये आपका ठीक है कठोर उपागम में प्रयुक्त होने वाली सामग्री नहीं है। बाकी ब्लैक बोर्ड, ग्रामोफोन और रेडियो ये सभी हैं ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। शिक्षा तकनीक में शिक्षण प्रक्रिया को बनाया है, क्या बनाया है बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड बनाया है यानी बाल केंद्रित बनाया है। ये ऑप्शन आपका राइट है 16वें का। अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर पूछा गया है, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार के विषय में कौन सा सही है। तो ध्यान रखेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है ठीक है। ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं ठीक है। जो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार होते हैं 3 प्रकार, ये कौन कौन से होते हैं पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रेखी अभिक्रमित अनुदेशन, और दूसरा होता है शाखी अभिक्रमित अनुदेशन, और जो तीसरा होता है सूचना संबंधी अभिक्रमित अनुदेशन ठीक है। तीनों को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है इसमें, शिक्षा तकनीकी से तात्पर्य होता है। शिक्षा तकनीकी से क्या तात्पर्य होता है, तो इनमें से कोई भी नहीं है ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 18वें का ठीक है। चले प्रश्न नंबर 19 आपको क्या पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा स्व अनुदेशन की विशेषता नहीं है। तो देखें विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक को करना पड़ता है, ये स्व अनुदेशन की विशेषता नहीं है। बाकी ये दोनों आपकी स्व अनुदेशन की विशेषता है। क्या है, विद्यार्थी को अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है, ये स्व अनुदेशन का विशेषता है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन छोटे छोटे फ्रेमों के रूप में होता है, ये आपका स्व अनुदेशन की विशेषता होती है ठीक है। विद्यार्थी को मूल्यांकन शिक्षक को करना पड़ता है, यह आपका अनुदेशन स्व अनुदेशन की विशेषता नहीं होती है। ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर इसमें 20 पूछा गया है, NIRF इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, बी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे ठीक है। चले इसे हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। चले अगला प्रश्न आपका पूछा गया है 21 नंबर, क्या पूछा गया है, EDUSAT ठीक है, EDUSAT। EDUSAT का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एजुकेशनल सैटेलाइट ठीक है। एजुकेशनल सैटेलाइट, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 22 है, चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की गई। तो यह न्यूनतम विकसित देशों के लिए प्रयुक्त की गई है ठीक है। द लेटेस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 22 का। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। चले प्रश्न नंबर आपका 23 है, सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में कहाँ पर हुआ था। तो यह हुआ था आपका थाईलैंड में ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें मैं कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन ठीक है, यानी WCEFA ठीक है, 5 से 9 मार्च 1990 जोमटियन थाईलैंड में हुआ था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है। चले इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, सामाजिक अंतःक्रिया में सम्मिलित होता है। सामाजिक अंतःक्रिया में सोशल मीडिया, सामंजस्य और सहयोग ठीक है, कोऑपरेशन, एडजस्टमेंट और सोशल मीडिया ये सभी शामिल होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 25 पूछा गया है, निम्न युगलों में से कौन सही मिलान को इंगित नहीं करता है। तो सही मिलान का इंगित कौन नहीं करता है, ध्यान से देखना पड़ेगा। देखें वनस्थली विद्यापीठ को हीरालाल शास्त्री ने स्थापित किया था, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय नानाजी देशमुख के द्वारा आपका स्थापित किया था, बिल्कुल राइट है आपका। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था, ये सी ऑप्शन आपका सही मिलान नहीं इंगित कर रहा है ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी तल से सबसे निकट वायुमंडल की परत का नाम क्या है। तो क्षोभमंडल कहा जाता है ठीक है, ट्रोपोस्फियर। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया 27 नंबर, कौन सा शैक्षिक तकनीकी के उपागम है। तो देखें इसमें जो सिस्टम अप्रोच है ठीक है, जो प्रणाली उपागम है, ये आपका शैक्षिक तकनीकी के उपागम है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या है, किसने कहा शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया की भावपूर्णता और दक्षता का विकास कर उसमें सुधार लाया जाता है। तो ये कहा गया था GOM लिथ के द्वारा, ठीक है, इन्होंने ही कहा था। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार हैं। शैक्षिक तकनीकी के प्रकार क्या है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। देखिए शैक्षिक तकनीकी के आपके 3 प्रकार होते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। कौन कौन से, तत्काल और विलंबित अधिगम, दूसरा है रैखिक अधिगम और तीसरा है सहयोगी अधिगम, ठीक है। चले अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, ICT सी स्टैंड फॉर विच द फॉलोइंग, यानी ICT में सी का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो सी का अर्थ क्या होता है, संचार, ठीक है। ICT का फुल फॉर्म पूछता है, तो ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 है आपका, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई है। डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई या फिर कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी इकाई बिट होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत कौन आता है। ह्यूमन यानी मानव, सॉइल यानी मिट्टी, एयर यानी वायु या फिर वाटर यानी जल। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत, ठीक है, बताइए। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल के अंतर्गत कौन आता है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल मानव आते हैं, ह्यूमन आते हैं, यानी हम लोग। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या है आपका, CFC का फुल फॉर्म क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं कार्बन क्लोरोफ्लोरो होता है, ठीक है। कार्बन क्लोरोफ्लोरो नहीं, कार्बन क्लोरोफ्लोरो है। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चले अच्छा, एक प्रश्न और इसमें पूछा जाता है। एक बात आप लोग जान लीजिए, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसको मूल रूप से 1930 के दशक में रेफ्रिजरेटरों के रूप में विकसित किया गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे इसे। अगला प्रश्न है आपका, रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव होता है, कैसा होता है। तो अनुवांशिक कोशिकाओं में परिवर्तन, घातक विकिरण, महामारियों में वृद्धि, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। तो भू प्रॉपर्टी के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, कब लागू हुआ था बताने का प्रयास करेंगे। तो 1 अप्रैल सन 2010 को। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTI 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसे अधिनियमित कब किया गया था, 4 अगस्त 2009 को, ठीक है, पारित किया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए पारित होना और लागू होना दोनों अलग अलग डेट होते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, लागू होना और आपका पारित होना दोनों अलग अलग डेट होते हैं, ठीक है। RTI अधिनियम यानी जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, पारित हुआ था 4 अगस्त 2009 को, लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। चले इसमें अगला प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 6 अक्टूबर को हुई थी, ठीक है। 6 अक्टूबर को 1935 में। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 6 अक्टूबर 1935 को वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। चले अगला प्रश्न है आपका, NMEICT, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। इसके आगे भी इसका फुल फॉर्म है, केवल ICT तक सीमित नहीं है। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू
ICT माने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 39 का। चलिए 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1991 में। डेट भी पूछा जाता है तो 12 फरवरी। ठीक है, 12 फरवरी 1991 में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, चले अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, RMSA ठीक है निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह आपका माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसका? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। चले प्रश्न नंबर आपका 42 है। 42 नंबर प्रश्न है आपका, जैव विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? ठीक है, यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? तो इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे 22 मई है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 42 का। प्रश्न नंबर 43 क्या है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक है? वायु प्रदूषक कौन सा है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी वायु प्रदूषण है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस, ये भी आपका प्रदूषण है। ठीक है, मोटर वाहनों से निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपका वायु प्रदूषण है। डी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 44 आपका क्या पूछा गया है। चले अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य कौन सा है? पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है जागरूकता, ज्ञान, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, नॉलेज और अवेयरनेस। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है इसमें, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है कि पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है? तो यह ईजे रास का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ट्विटर किस प्रकार के सामग्री के अंतर्गत आता है? तो ट्विटर सोशल मीडिया का ऐप है एक। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सभी पूछा जाता है और ये सभी आपके क्या हैं? तो ध्यान रखेंगे सोशल मीडिया ऐप हैं। SWAYAM ठीक है, स्वयं का पूर्ण रूप है। स्वयं का पूर्ण रूप क्या होता है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ माइंड्स। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, मूक का पूर्ण रूप कौन सा है? ठीक है, MOOC। मूक का पूर्ण रूप क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। 49 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, यहाँ खाली स्थान भरना है। निम्न में से कौन सा एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है? तो WTO का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न पूछा गया है, हंसा मेहता समिति का गठन कब हुआ? हंसा मेहती सब इनका जो गठन हुआ था 1962 में हुआ था, 1962 में। ठीक है, हंसा मेहता समिति का गठन हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 50 का। चले आप लोग क्वेश्चन जरूर भेज दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।